जय हिंद। आज हम एक बायोलॉजी का बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे, कोशिका और इसके प्रकार। और इसमें हम देखेंगे कि कोशिका में सभी अंग क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में आज हम इस लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, कोशिका जो होता है हमारे जीवन की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई। इसको हम पिछले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किए हैं कि क्या होता है कोशिका इकाई, इसको काहे बोलते हैं। देखिए, जैसे हम इसमें भी बता दे रहे हैं, जैसे एक एक ईंट अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, हमको दीवार मिलता है। दीवार को जोड़ते हैं क्या मिलता है, घर मिलता है, मतलब एक रूम मिलता है। तो देखिए, हमारे कोशिका को जब जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, जब हम कोशिका को जोड़ते हैं तो कोशिका को जोड़ने से हमको क्या मिलता है, ऊतक मिलता है, टिश्यू मिलता है। एक ईंट की तरह हमारे शरीर में कोशिका काम करता है। अब कहेंगे दीवार में हम देखते हैं एक एक ईंट दिखता है, हमारे शरीर में एक एक ईंट दिखता नहीं है, मतलब एक एक कोशिका दिखती नहीं है। तो हाँ, हमारे शरीर की कोशिकाएं नहीं दिखती हैं, इसको सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखना पड़ता है। देखिए, ये कोशिकाएं कैसे व्यवस्थित रहते हैं, लगता है ना मधुमक्खी का छाता है, ऐसे इसी टाइप का रहता है, इसी टाइप का, मतलब मधुमक्खी का छाता देखे है ना, सेम वैसे ही होता है। हमारी कोशिका वैसे ही लगी रहती हैं। तो इसको रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक एक नाम है वैज्ञानिक का। तो देखिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट हुक मतलब कैसे याद रखेंगे, देखिए हमारे शरीर के अंदर कोशिका दिख नहीं रहा है, खुद के निकाल के कैसे देखा, खुद के निकाल के कैसे देखा, तो किससे देखा, हुक से। तो रॉबर्ट हुक ने किसका खोज किया था, कोशिका का खोज किया था। ठीक, ऐसे याद रखिएगा। तो देखिए, कोशिका क्या है, हमारे जीवन की इकाई है। जैसे दीवार बनाने के लिए एक एक ईंट है, एक ईंट जोड़ेंगे तो ये एक एक इकाई है। 1000 ईंट जोड़ेंगे तो एक दीवार बन जाएगा, एक दीवार एक सिस्टम हो गया। वैसे ही सेम वैसे ही हमारे शरीर में कोशिका को एक एक करके जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा। अब इस ऊतक को जब जोड़ेंगे, जैसे दीवार को जोड़ने पे रूम बन जाता है, कमरा बन जाता है, सेम वैसे ही जब इस टिश्यू को यानी ऊतक को जोड़ेंगे तो एक हमारा अंग बन जाएगा। अंग को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अंग तंत्र बन जाएगा, और अंग तंत्र से शरीर। तो देखिए कैसे, टिश्यू को जोड़े, ऊतक को जोड़े तो क्या बन गया, अंग बन गया। जैसे मान लीजिए ऊतक जोड़ दिए, हमारा हाथ बन गया। ठीक, ऐसे हो नहीं सकता है, ऊतक जोड़ने से या तो चमड़ा बनेगा, नहीं तो हड्डी बनेगा, एक ही टाइप का कोई अंग बनेगा। तो देखिए, ऐसे होगा तो हमारा एक हाथ मान लीजिए बन गया, टिश्यू जोड़ दिए तो। अब जैसे टिश्यू जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा हाथ बन गया। ऐसे ही टिश्यू जोड़ जोड़ करके हम अपना चेहरा बना लिए, अपना मतलब पूरा शरीर बना लिए। तो पूरा अंग जोड़ेंगे, जैसे हाथ, मुंह, गर्दन, ये सब जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, हमारा पूरा शरीर बन जाएगा, अंग तंत्र बन जाएगा, ऑर्गन सिस्टम बन जाएगा। समझ में आया। तो कोशिका क्या है, हमारे जीवन की संरचनात्मक इकाई है। संरचनात्मक का मतलब क्या होता है, बनाने वाला, संरचना करने वाला। देखिए, कोई आर्ट बनाते हैं तो कहते हैं हम संरचना कर रहे हैं इसका, मतलब ये कमल का फूल का संरचना कर रहे हैं। तो ये क्या है, संरचना मतलब बनाना। वैसे ही हमारे शरीर में कोशिका क्या काम कर रहा है, संरचना का, हमारे शरीर को बनाने का काम कर रहा है। तो ये इकाई है हमारे शरीर को बनाने की। एक एक कोशिका जोड़ेंगे तब जाके हमारा शरीर बनेगा। अब कहेंगे कोशिका दीजिए, हम जोड़ते हैं, तो बाबू कोशिका से जुड़ाई ना, कोशिका से मतलब कोशिका जो होता है अभी इस टाइम लैब में बनाना इम्पॉसिबल है, तो इसलिए हम कोशिका जोड़ नहीं सकते हैं। कोशिका जो होता है हम मतलब जनन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं। इसको साइंटिफिकली लैब में नहीं अभी तक बनाया गया है। ठीक, तो कोशिका हम बना नहीं सकते हैं, इसलिए अपने हाथ से नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब आप ही न कहिएगा कोशिका दीजिए, हम जोड़ रहे हैं, देखे बन रहा है शरीर। तो ये मतलब कोशिका अभी लैब में बना ही नहीं है, तो हम इसको ट्राई कैसे कर सकते हैं, बस हम शरीर में देख करके बताए हैं। जैसे मतलब हम अपना हाथ ले लिए, हाथ का चमड़ा थोड़ा सा नोच लिए और ले जाके स्लाइड पे रख दिए। किसके स्लाइड पे, सूक्ष्मदर्शी के, और जूम करके देखे तो देख रहा है उसमें कोशिका दिख रहा है, कोशिका जुड़ा है, सब कोशिका जुड़ जुड़ के क्या बनाया है, हमारा हाथ का स्किन यानी त्वचा बनाया है। ठीक, समझ में आया। अब देखिए, ये संरचनात्मक इकाई तो समझ में आ गया कि संरचनात्मक इकाई कैसे है, हमको बना रहा है, एक एक को जोड़ रहे हैं, इसलिए संरचनात्मक इकाई है। अब एक क्रियात्मक इकाई क्या है, क्रियात्मक इकाई मतलब होता है कि कार्य करने वाला इकाई। तो बताइए, हमारा हाथ बना है कोशिका से, एक एक जोड़ जोड़ करके हाथ बना है कोशिका से। ठीक, समझ में आ गया, इसलिए संरचनात्मक है। हमारा हथवा काम कर रहा है, तो एक्चुअल में
काम कौन कर रहा है? काम कौन कर रहा है? कोशिका ही तो काम कर रहा है। कोशिका से हमारा हाथ बना है तो कोशिका ही तो काम कर रहा है ना। तो हमारा हाथ काम कर रहा है चाहे कोशिका काम कर रहा है, बत्तियां एक के है। तो देखिए संरचनात्मक और क्रियात्मक, काम कर रहा है इसलिए क्रियात्मक इकाई है। क्या है? क्रियात्मक इकाई है। काम कोई हमारा हाथ कर रहा है, क्रियात्मक इकाई है। हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं काम एक ना एक करते हैं ना, तो ये क्या है? क्रियात्मक इकाई है। मतलब समझ में आ गया, काम कर रहा है इसलिए हमारा शरीर जो है कोशिका से बना है एक तो ये संरचनात्मक तो हुआ ही। एक्चुअल में काम कौन कर रहा है? वास्तव में काम कौन कर रहा है? कोशिका ही तो कर रहा है। हाथ है जो कोशिका से बना है तो कोशिका ही तो काम कर रहा है ना। तो ये कोशिका जो है क्रियात्मक इकाई भी है, काम करने की भी इकाई है। समझ में आया? तो इसलिए कहते हैं कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। तो समझ में आ गया कि कोशिका क्या है? कोशिका हमारे जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था। समझ में आया? अब देखिए ये कोशिका जो होता है दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। इसको किसके आधार पर बांटा गया है? इसमें कुछ मिल रहा था, इसमें कुछ नहीं मिल रहा था, इसीलिए बांट दिया गया कि ये कोशिका है दो प्रकार का। ये जो है प्राचीन इसको माना जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार के कोशिकाएं पाए जाते हैं। तो इसको प्राचीन कोशिका माना जाता है। किसको? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। और यूकैरियोटिक को आधुनिक माना जाता है। काहे से कि बहुत पुराने जीवों में हुआ करता था, अभी भी होता है। अभी भी बैक्टीरिया जो होते हैं सारे बैक्टीरिया यही कोशिका वाले होते हैं। प्रोकैरियोटिक सभी जीव जो है कोशिका से ही तो बने हैं। तो बैक्टीरिया भी फिर मतलब वो भी क्या किससे बने होंगे? कोशिका से ही बने होंगे। ठीक, तो ये देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। ठीक, पहले समझ लीजिए यूकैरियोटिक कोशिका, उसके बाद ही समझ में आएगा आपको प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो देखिए यूकैरियोटिक कोशिका क्या होता है? यूकैरियोटिक कोशिका एक मान लीजिए ये कोशिका है। अब कहेंगे कोशिका कैसा होता है? गोल होता है? नहीं, कई आकार का होता है। चपटा भी होता है, तस्तरीनुमा भी होता है, बेलनाकार भी होता है, कामाकार भी होता है, सर्पिलाकार भी होता है। सर्पिलाकार मतलब समझते हैं ना, स्प्रिंग टाइप का, इसे घुमावदार भी होता है। समझ में आया? उसके बाद कामाकार समझते हैं ना, कामा जैसे हम खींच देते हैं, इस टाइप का भी होता है। बैसिलस मतलब दंडाकार भी होता है, गोलाकार भी होता है। तस्तरीनुमा डिस्क शेप मतलब कि जो टीवीया में पहले कैसेट लगता था, एगो पिक्चर का एगो कैसेट होता था, लगाइए तो देखिए 20 रुपया कैसेट आता था। जाते थे तो कहते थे पहले बाजार से इसका कैसेट लेते आइएगा इस मूवी का, तो उस मूवी का कैसेट आता था तो मूवी देखते थे। उसी के टाइप का कोशिका होता है। मतलब कई टाइप का होता है, कामाकार, दंडाकार, बैसिलस मतलब इसी टाइप का होता है। तो कोशिका कितने आकार का होता है? कई आकार का होता है। ठीक, अब देखिए कोशिका यहाँ पे हम गोल ले रहे हैं। अब इसमें क्या क्या होता है? ये हो गया कोशिका झिल्ली। इसको मान लीजिए आप एक गुब्बारा है। क्या है? एक गुब्बारा है। समझ लीजिए कि एक गुब्बारा है। ये कोशिका झिल्ली जो है एक गुब्बारा है। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। लिक्विड मतलब समझते हैं ना, तरल। तरल मतलब लिक्विड मतलब वाटर के टाइप का, पानी के टाइप का कुछ भरा हुआ है। अब इसके अंदर पहला बनाइए केंद्रक। क्या बनाइए? केंद्रक यानी न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस, केंद्रक, डायरेक्टर ऑफ द सेल। क्या होता है? डायरेक्टर ऑफ द सेल मतलब कि कोशिका को चलाने वाला, कोशिका का निर्देशक। जैसे प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्या है? डायरेक्टर ऑफ द स्कूल है। तो स्कूल का डायरेक्टर है, चलाने वाला। स्कूल को चलाने वाला कौन है? प्रिंसिपल है, चलाता है। तो इस टाइप को मतलब टीचर को ऑर्डर देता है कि वीकली टेस्ट होना चाहिए, एक हफ्ते में शनिवार को टेस्ट होना चाहिए, इतने दिन में ये चैप्टर, इतना चैप्टर आपको कवर करना है, बच्चों को समझ में आना चाहिए। ये सब कौन कंट्रोल करता है? प्रिंसिपल कंट्रोल करता है। तो पूरे स्कूल को कंट्रोल करने वाला कौन है? प्रिंसिपल। सेम वैसे ही कोशिका में एक कोशिका, एक पूरे कोशिका को कंट्रोल करने वाला कोई चाहिए, नहीं तो ये अपने मन से चलने लगेगा। जब मन करेगा काम करेगा, जब मन करेगा बैठेगा। जैसे कई टीचर लोग होते हैं, मतलब हम सबको नहीं बोल रहे हैं, ये मत समझिएगा। तो कई टीचर लोग होते हैं जो ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ऐसे होता है, आके बैठ के सो जाते हैं। तो ये सो जाते हैं मतलब कि ये जब उसमें का प्रिंसिपल टाइट नहीं रहता है। तो वैसे कोशिका जो है, कोशिका में केंद्रक एक होता है, न्यूक्लियस एक होता है। ये क्या है? डायरेक्टर ऑफ द सेल है। मतलब कि कोशिका को कंट्रोल करने वाला है, कंट्रोल करने वाला कि तुमको यही काम करना है, नहीं तो कभी बैठ गया तो हम चल बसे राम के पास। समझ में आया? मतलब भगवान के पास। तो अब देखिए ये कोशिका जो है क्या करेगा?
कोशिका को कंट्रोल करेगा कौन? केंद्रक, न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक, इसके अंदर क्या होता है? पिछले लेक्चर में आपको बताया है इसके अंदर भी लिक्विड होता है। इसको हम बड़ा करके जूम करके बना रहे हैं और इसमें कुछ एक्स टाइप के संरचना पाए जाते हैं जिसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम को जब फैलाते हैं तो उसमें क्या मिलता है? डीएनए। तो केंद्रक के अंदर क्या मिलता है? एक्चुअल में डीएनए। क्या मिलता है? डीएनए मिलता है। ठीक, डीएनए अब क्या होता है? डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। तो देखिए केंद्रक के अंदर क्या है? कुछ लिक्विड है, कुछ तरल है, कुछ वाटर टाइप का है, गाढ़ा। ग्लिसरीन देखे हैं, कई को लगाते हैं सब ग्लिसरीन अपने चेहरे पे, तो ग्लिसरीन के टाइप का इसमें क्या है? पदार्थ है, तरल है, वाटर है। और उसी में हम जब जूम करके एकदम देख रहे हैं तो एक्स टाइप का कुछ संरचना दिख रहा है। जब ये एक्स टाइप की संरचना को नकोट के खींच रहे हैं ना इसे, तो इसे हमको धागा जैसा संरचना मिल रहा है। अब इसको धागा को थोड़ा और फैला रहे हैं तो धागा हमको दिख रहा है कि ऐंठा जैसा, सीढ़ी जैसे, सीढ़ी को लगता है कि ऐंठ दिया गया है, उसी के टाइप का क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है, उसी को बोलते हैं डीएनए, डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये होता है डीएनए। तो एक्चुअल में केंद्रक के अंदर क्या है? डीएनए। कहां से कि डीएनए को लपेट लपेट के बनाया गया है क्रोमोसोम। ठीक, अब इसको फैला रहे हैं तब हमको डीएनए मिल रहा है। इसका मतलब इसको लपेट दिए हैं तो क्रोमोसोम बन गया है। इसके अंदर वह तरल मिल रहा है। तो न्यूक्लियस में क्या मिल रहा है? तरल मिल रहा है और डीएनए मिल रहा है। बस इतना ही याद रखिए। अब देखिए केंद्रक हो गया, केंद्रक हो गया ना, तो केंद्रक क्या काम करता है बाबू? डायरेक्टर ऑफ द सेल, मतलब कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है कि तुमको देखना है कुछ चीज, खाना है क्या, मतलब पाचन करना है, श्वसन करना है, एनर्जी चाहिए, क्या चाहिए, सब चीज कौन कंट्रोल करेगा? कोशिका का केंद्रक कंट्रोल करेगा। ठीक, सब कुछ कंट्रोल करता है। अब इसके अंदर पहला देखिए, पहला अंग कौन सा होता है? कोशिका द्रव्य। ये होता है कोशिका द्रव्य, इसी में सारा रिएक्शन होता है। अभी रिएक्शन क्या है? कुछ अभिक्रिया होता है। अभिक्रिया का मतलब जैसे मान लीजिए पचा हुआ ग्लूकोज आया पेट के अंदर से हमारे हाथ के कोशिकाओं में, अब इसमें भी कुछ पाचन होगा। कोशिका के अंदर वो पाचन होता है। पाचन मतलब उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। जैसे हम रोटी तोड़ के खा लेते हैं, जैसे मुंह में जाता है हमारे रोटी ना, जब कुचना शुरू कर देते हैं उसका पाचन होना शुरू हो जाता है। तो मतलब भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पाचन कहलाता है। अब इस कोशिका में जाता है कौन? ग्लूकोज। ज्यादातर ग्लूकोज ही जाता है पचने के बाद। और ग्लूकोज को अब तोड़ के बनाना है एटीपी। एटीपी ऊर्जा का एक फॉर्म है। जैसे एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी यानी लाइट है, मतलब कि करंट है, तो इसको क्या बोलते हैं कि ये एनर्जी है। वैसे ही कोशिका को चलने के लिए, कोशिका को जीवन व्यतीत करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो उस एनर्जी को हम बोलते हैं एटीपी। क्या बोलते हैं? एटीपी। तो एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसका नाम होता है। ठीक, तो एटीपी जो होता है ये ऊर्जा का एक स्रोत होता है, बैटरी के जैसे ही काम करता है, अपने अंदर ऊर्जा को संचित किए रहता है और जब जरूरत होता है तो एडीपी में बदल जाता है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। समझ में आया? अब देखिए क्या होता है, कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य होता है, इसी में सारा रिएक्शन होता है। रिएक्शन का मतलब जैसे पाचन हो रहा है, पाचन क्या है? रिएक्शन है। मान लीजिए ग्लूकोज आया, अब इसको तोड़ना है, क्या करना है? तोड़ना है। और किस में बदलना है? तोड़ करके कौन पदार्थ में बदलना है हमको, उससे का मतलब। तो इसको क्या करना है? तोड़ के और बदलना है। ठीक, तो ये क्या हुआ? पाचन हुआ। तोड़ना क्या है? पाचन है। ये क्या है? रिएक्शन है। क्या है? तोड़ना रिएक्शन है। पाचन क्या है? रिएक्शन है, मतलब अभिक्रिया है। तो ये कोशिका द्रव्य के अंदर क्या होता है? अभिक्रिया होता है। राइबोसोम होता है। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम इसी टाइप का कुछ होता है, इस टाइप का। ठीक, तो ये होता है 70S और 80S, दो टाइप का राइबोसोम होता है। आप 11th में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा 70S और 80S क्या होता है। बस समझिए कि दो टाइप के राइबोसोम होते हैं, एक होता है 70S, एक होता है 80S। अगर हम डिटेल से समझाने लगेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो देखिए 80S और 70S ये क्या होता है? राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं। तो कोशिका को चाहिए प्रोटीन, काहे लिए? जीवन व्यतीत करने के लिए, कुछ रिएक्शन कराने के लिए, कोशिका को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन चाहिए। अभी प्रोटीन का निर्माण कौन करता है? राइबोसोम। इसलिए राइबोसोम को क्या बोलते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या बोलते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम एक कोशिकांग है जो इस टाइप का होता है। ठीक, इसी टाइप का होता है। समझ रहे हैं ना? लगता है कि बर्फ वाला वो पुतलवा नहीं होता है, उसी टाइप का होता है। समझ में आया? तो ये राइबोसोम होता है, ये प्रोटीन का निर्माण करता है। और देखिए 70S राइबोसोम इसमें प्रोकैरियोटिक में भी मिलेगा। ठीक, तो देखिए इस कोशिका में 70S राइबोसोम जो होता है बस माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। माइटोकॉन्ड्रिया और किस में मिलेगा?
माइटोकांड्रिया में मिलता है। और क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। ठीक, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक में, किसमें, हरित लवक में, और इसमें माइटोकांड्रिया में मिलता है। तो अभी समझाएंगे हरित लवक और माइटोकांड्रिया क्या होता है। अब आगे सुनिए, राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री, खत्म बात। प्रोटीन का फैक्ट्री, प्रोटीन बनाने का काम कौन, राइबोसोम। तो है मान लीजिए क्या है, इसमें राइबोसोम है, खत्म। ठीक, उसके बाद डीएनए होता है। डीएनए अभी ना बताया है, न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस में एक्स टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, उसको खींचते हैं तो घुमावदार सीढ़ी टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है, उसी को डीएनए बोलते हैं। ये क्या काम करता है, ये हमारे आनुवांशिक लक्षणों को अपने अंदर रखे रहता है, सेव किए रहता है। चिप का काम करता है। चिप का काम मतलब कि हम देखिए, हमसे कोई अगर बच्चा जन्म लेता है तो वो क्या बनेगा, आदमी बनेगा। कोई और जीव बन सकता है, नहीं बन सकता है। हो सकता है मछली, हो सकता है सांप, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। तो ये सब लक्षण कौन सेव किए हुए हैं कि मनुष्य में 2 हाथ होते हैं, दोनों हाथ में 5 गो उंगली होता है, इसमें फिंगरप्रिंट होता है। कौन ही सेव किया हुआ है, कौन सेव करके सीधा बच्चे को वैसे ही सेम टू सेम कॉपी कर रहा है। सारा काम डीएनए करता है। डीएनए यानी डाईऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये क्या है, चिप है हमारे कोशिका का। चिप समझते हैं ना, मेमोरी कार्ड, जो एक मतलब एक मोबाइल में लगाइए, दोनों मोबाइल में लगाइए, सेम में एकदम इंफॉर्मेशन देगा, जो गाना सेव रहेगा वही बजाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया डीएनए। डीएनए का काम भी आपको समझ में आ गया। आरएनए, आरएनए जो होता है राइबोसोम पे होता है, ये कई काम करता है। मतलब आरएनए जो होता है डीएनए में भी बदल जाता है। इसको देखिए, आरएनए होता है एक राइबोसोमल आरएनए। कितने टाइप का आरएनए होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए और ट्रांसपोर्ट आरएनए। ठीक, तो देखिए ये 3 टाइप के आरएनए होते हैं। आरएनए को क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या बोलते हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। देखिए आरआरएनए जो होता है राइबोसोम पे होता है। मैसेंजर आरएनए जो होता है किसी को संदेश देता है। कोई घटना हुआ कोशिका के अंदर, मान लीजिए कि एक यहाँ से सुई चुभ गया कोशिका के अंदर, तो कौन ले जाएगा, मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए बताएगा कि हाँ ये हुआ है। चाहे कोई प्रोटीन आया तो मैसेंजर आरएनए कोशिका के न्यूक्लियस को बताएगा। ठीक, तो मैसेज देने का काम कौन, मैसेंजर आरएनए। आरएनए का बहुत ज्यादा काम होता है। एक आरएनए जो होता है ये कई टाइप में होता है, मतलब डीएनए में भी बदलता है। तो आप कई काम, मतलब बस समझिए कि आरएनए जो होता है क्या करता है, आरआरएनए राइबोसोम पे होता है। एम मैसेंजर आरएनए जो होता है वो मैसेज देने का काम करता है, और ट्रांसपोर्ट आरएनए ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। खत्म बात। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण। अब देखिए हम अभी बताएं आपको कि ये जो क्रोमोसोम और कुछ लिक्विड था, एगो किस में बंद था, झिल्ली में बंद था। तो इस झिल्ली को झिल्ली के सहित क्रोमोसोम और लिक्विड को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब इस न्यूक्लियस की खोज पूछेगा तो क्या बोलेंगे, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। अब इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए किसी का न्यूक्लियस, गुठली, जैसे आम का गुठली देखे होंगे तो गुठलिया कैसा होता है, भूरा होता है। सेम देखिए, भूरा मतलब ब्राउन। तो वैसे ही देखिए कोशिका के एकदम बीच में पाया जा रहा है, कोशिका का गुठली है। तो गुठली का खोज कौन करेगा, रॉबर्ट ब्राउन। तो कंफ्यूज आइएगा नहीं, कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक और कोशिका के न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन। समझ में आया। तो ये होता है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। और केंद्रक आवरण इसमें किसको बोल रहा है, इस झिल्लिया को क्या बोल रहा है, केंद्रक आवरण बोल रहा है। समझ में आया। अब देखिए सभी कोशिकांग, कोशिकांग में क्या क्या आते हैं, माइटोकांड्रिया। माइटोकांड्रिया इस टाइप का होता है, कई टाइप का होता है, तेस्तरीनुमा ये भी होता है, कई टाइप का ये भी होता है। तो माइटोकांड्रिया क्या काम करता है, श्वसन का काम करता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज आया, उसका पाचन हो गया, अब इसका श्वसन होगा तभी एटीपी में बदलेगा। श्वसन का मतलब कि इसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ के और ऊर्जा बना लेगा, ऑक्सीजन से रिएक्शन करा के और क्या करेगा, ऊर्जा बना लेगा। उसको क्या बोलते हैं कि श्वसन हो गया। श्वसन किस में होता है, माइटोकांड्रिया में होता है। यही ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस कहा जाता है। सेल का यानी कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, माइटोकांड्रिया को। जैसे इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए हाइडिल बोलते हैं, हाइडिल यानी इलेक्ट्रिक पावर हाउस बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर हाउस। वैसे ही सेम यहाँ पे सेल पावर हाउस कौन काम कर रहा है, माइटोकांड्रिया। गाल्जी का, गाल्जी का क्या काम करता है, किसी चीज के ट्रांसपोर्ट का, मतलब कि देखिए ट्रांसपोर्ट का भी काम करता है और एनर्जी को एक कोशिका से दूसरे कोशिका में भेजने का। देखिए मान लीजिए गाल्जी का किस टाइप का होता है, इस टाइप का होता है। ठीक, इस टाइप का, ये गाल्जी का है, ये गाल्जी का है।
समझ में आया। तो देखिए गाल्जी का जो होता है इस टाइप का होता है, ये क्या काम करता है, किसी चीज़ को पैक करके और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो देखिए ये क्या काम करेगा, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्या होता है, गाल्जी का है, गाल्जी का है, मान लीजिए प्रोटीन यहाँ से बना, दूसरे कोशिका में ज़रूरत है प्रोटीन का, उसमें नहीं बन पा रहा है, किसी वजह से नहीं बन पा रहा है, हमको क्या मतलब, बस दूसरे कोशिका में क्या करना है, प्रोटीन को भेजना है। तो ये क्या करेगा, गाल्जी का है, उसकी पैकिंग कर देगा, प्रोटीनवा को पैकिंग कर देगा। अब पूछेंगे काहे पैक करेगा, प्रोटीनवा को काहे पैक किया, देखिए काहे से कि कोशिका में बहुत सारे एंजाइम होते हैं और उसको जला के कहीं कोशिका में ही खत्म कर दें, जला के मतलब समझते हैं ना, पचा के, तो पचा के कोशिका में ही खत्म कर दे सब, तो क्या होगा, दूसरे कोशिका में पहुंच ही नहीं पाएगा, तो पहले ही बैठल रहता है, गाल्जी का बैठा रहता है, तुरंत उसको पैक करता है, तुरंत कार्टून उर्टून में डाल के पैक कर देता है। अब कार्टून तो होता नहीं है, समझ सकते हैं, कोई झिल्ली से बंद कर देता है और उसके बाद क्या करता है, फिर बाहर फेंक देता है और उस दूसरे कोशिका में चला जाता है। अब ये होता है गाल्जी काय का काम। और कुछ एनर्जी का ट्रांसपोर्ट भी करता है, मान लीजिए हमारा हाथ काम कर रहा है तो हाथ को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, पैर को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत इस टाइम नहीं है, तो ये जो पैर का एनर्जी है खखोर के लाना है कहाँ, हाथ में, कैसे कि हाथ काम कर रहा है, पैर को कोई काम नहीं है, पैर में भले एनर्जी बन रहा है, उससे क्या मतलब, उस एनर्जी का यूज हाथ में हो रहा है। तो ये क्या काम करता है, गाल्जी काय जो होता है ऊर्जा का ट्रांसफर भी करता है। और मान लीजिए कि कोई सुंदर मतलब लड़की है, उसको देख रहे हैं, तब तक आँखिया का एनर्जी खत्म हो गया, तो देखेंगे कैसे, तो इसके लिए जरूरी है ना, तो गाल्जी का बहुत जरूरी है, काहे से कि एनर्जी एक अंग से दूसरे अंग में ट्रांसफर करने के लिए कौन काम करता है, गाल्जी का, ठीक। और किसी भी चीज का ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफर करने के लिए क्या काम करता है, गाल्जी का, किसी भी चीज को, प्रोटीन वगैरह को, कई चीज को, ठीक। अब देखिए अब क्या होता है, लयन क्या, लाइसोसोम, लाइसोसोम एक झिल्ली युक्त मतलब कि एक कोशिका के टाइप का ही होता है, इसके अंदर में होता है, जितने अंग बता रहे हैं सब कोशिका के अंदर होता है, ठीक। तो कोशिका के अंदर ही एक झिल्ली युक्त आवरण गोल सा होता है, इसमें क्या होता है, कई सारे एंजाइम होते हैं, कई सारे एंजाइम क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया को तेज करा देते हैं। जैसे देखे होंगे दो लोग में झगड़ा हो रहा है ना, तीसरा कहता है ना ना हिनकर गलती बा, तो ये कौन है, ये क्या कर रहा है, ये मतलब उसको उकसा रहा है कि इनका गलती है, इससे झगड़ो, तो उकसाने का काम कौन कर रहा है, ये उत्प्रेरक कर रहा है, ये अदीमिया जो तीसरा है उत्प्रेरक है। तो उत्प्रेरक क्या है, एंजाइम का काम कर रहा है। तो एंजाइम का काम समझ में आया, एंजाइम का काम होता है किसी भी अभिक्रिया को तेज कर देना, उकसाना, तो उकसाने का काम कौन करता है, एंजाइम। तो पाचन के लिए इसमें सारे एंजाइम पाए जाते हैं, लयन का यानी लाइसोसोम में। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहते हैं। अब कहाँ है, अभी बता रहे हैं, देखिए इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, जैसे भोजन आएगा पचा देगा, ये पचौनी भी हो सकता है, कोशिका का पचौनी भी बोल सकते हैं, समझ में आया। तो लाइसोसोम यानी लयन का क्या होता है, पाचन का काम करता है। अब इसमें ऐसा भी एंजाइम पाया जाता है, कोशिका का कोई अंग खराब हो गया, मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया खराब हो गया, तो इसको अपने अंदर वो लेके अब पचा देगा, खत्म, जाओ काम तुम्हारा तमाम हो गया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया खत्म कर देगा। उसके बाद मान लीजिए पूरा कोशिका ही डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया, न्यूक्लियस से डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये क्या करेगा, तुरंत देखेगा डायरेक्टरी खत्म हो गया, तो क्या कोशिका काम करेगा, तुरंत कोशिका में फट जाएगा, खुद को फाड़ लेगा, और जैसे फटेगा ना इसमें का सारा एंजाइम छिटा जाएगा और कोशिका खत्म हो जाएगा, पच जाएगा, ये कोशिका खत्म। तो कोशिका की आत्मघाती थैली भी इसी को बोलते हैं, काहे कैसे कि कोशिका को अपने आप फट के और मार भी देता है। उसके बाद सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या करता है, तारक काय जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम। देखिए सेंट्रोसोम क्या काम करता है, कोशिका विभाजन में मदद करता है। हम इसको पिछले लेक्चर में समझा चुके हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो तारक काय जो होता है वो कोशिका विभाजन में सहायता करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, ये दो टाइप का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेम गाल्जी काय जैसा होता है, बस ये जुड़ा होता है। देखिए ये गाल्जी काय जैसे होता है लेकिन ये नली द्वारा जुड़ा होता है, ठीक। तो ये कोशिका के अंदर ही केंद्रक के पास ऐसे होता है, समझ में आया। हम बड़ा बना रहे हैं यहाँ पे, छोटा बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे, समझ में आ रहा है, ऐसे, और नलिया से जुड़ा रहेगा, तो इसे ही केंद्रक के पास होता है। अब ये क्या काम करता है, ये दो टाइप का होता है, पहले समझिए दो टाइप का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि क्या होता है, स्मूथ मतलब कि मुलायम, यानी मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो देखिए मुलायम क्या होता है, मुलायम होता है चर्बी, वसा, फैट,
तेल। तो देखिए ये क्या काम करता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये वसा के निर्माण में सहायक होता है। तो स्मूथ यानी चिकना, तेल उल छूते हैं तो कैसा लगता है, चिकना। तो चिकना वसा का निर्माण कौन करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन सा, स्मूथ वाला, समझ में आया, स्मूथ वाला यानी मुलायम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है क्या करता है, वसा का निर्माण करता है। खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करेगा, ये प्रोटीन के निर्माण में सहायता करता है। अब कहाँ है, देखिए राइबोसोम अभी हम बताए हैं प्रोटीन फैक्ट्री बोली जाती है। अब इस खुरदुरे वाले पे ना, खुरदुरा ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ कैसे, इसी पे आके राइबोसोम चिपक जाता है, इसी पे आके राइबोसोम चिपक जाता है, बस क्या हो जाता है, खुरदुरा हो जाता है। तो खुरदुरा वाला किसका निर्माण करेगा, प्रोटीन का। कहाँ से किसके ऊपर क्या है, राइबोसोम बैठा हुआ है, वही प्रोटीन का निर्माण कर रहा है। एक्चुअल में प्रोटीन का निर्माण राइबोसोम, लेकिन बैठ गया है किस पे, राइबोसोम जाके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। तो इसलिए क्या, इसलिए राइबोसोम जो होता है वो खुरदुरा कर देता है किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक, तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को खुरदुरा कर देता है, और वही खुरदुरा भाग जो होता है क्या, खुरदुरा भाग क्या है, राइबोसोम, यही प्रोटीन का निर्माण करता है। खत्म बात। अब देखिए रसधानी, रसधानी क्या होती है, इसमें एक्स्ट्रा पानी जो होता है कोशिका में, मान लीजिए कि एक्स्ट्रा पानी आ गया। पहले मान लीजिए कोशिका के बगल में कुछ पानी है, सब खींच लिया और खींचते गया, अब फूल गया इतना ना कि अब कोशिका फट जाएगा। तो क्या होगा, तो इसके समाधान के लिए एक रसधानी होती है, एक झिल्ली युक्त आवरण होता है, ये रसधानी होती है। ठीक, तो रसधानी क्या काम करती है, रसधानी जो होती है अपने अंदर पानी को संग्रहित कर लेती है। ठीक, तो संग्रहित करके ले जाके कोशिका झिल्ली के बहरिया फट जाती है, खुद पानी गया, रिलीज हो गया, खत्म बात। तो रसधानी क्या काम करती है, बस पनिया को बटोर लेगी कोशिका में से, और कोशिका के बाहर निकल के अपने आप ही फट जाएगी, खत्म बात रसधानी का। एक होता है रिक्तिका, क्या होता है, रिक्तिका। रिक्तिका क्या करता है, ऐसे पदार्थों को संग्रहित करता है जो बाद में काम में आ सके। जैसे मान लीजिए प्रोटीन है, कहीं अभी काम नहीं है, कहीं कोशिका में काम नहीं है, अपने अंदर लेकर रख लेगा, दो हमको, हम बाद में तुमको दे देंगे, तो तुरंत लेकर रख लेता है। तो ये रिक्तिका क्या काम करता है, खराबो पदार्थ को रखता है। मान लीजिए कोनो जरूरते वाला पदार्थ नहीं है, कोई पदार्थ ऐसा बन गया कार्बन डाइऑक्साइड, जरूरते वाला नहीं है, तो उसको भी रख लेगा। वैसे ही नहीं रखता है कार्बन डाइऑक्साइड, कैसे कि वो तो ब्लड के थ्रू फ्लो होते रहता है। तो ये मतलब खराब पदार्थ को भी रख लेगा, बाद में यूज आने वाले पदार्थ को भी रख लेता है रिक्तिका। ठीक, अब ये हो गए कोशिका के अंग। अब ये समझ में आ गया यूकैरियोटिक कोशिका, क्या समझ में आ गया, यूकैरियोटिक कोशिका समझ में आ गया ना। यूकैरियोटिक कोशिका में ये सब होते हैं, ये सब अंग पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका में सबसे मेन समझिए, इसमें केंद्रक के ऊपर एक आवरण पाया जाता है, केंद्रक के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है। ठीक, न्यूक्लियस के ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है। अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका में देखिए, प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, कोशिका झिल्ली, फिर क्या होता है बाबू, कोशिका झिल्ली के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य जो लिक्विड था वो भी होता है। उसके बाद 70S केवल राइबोसोम, इसमें क्या था 70 और 80S दोनों था, इसमें क्या है बस 70S। प्रोकैरियोटिक में पहले क्या था, बस 70S राइबोसोम था, राइबोसोम यही है, तो राइबोसोम बस 70S था। डीएनए मिलेगा, डीएनए जो था सिंडीदार घुमावदार स्ट्रक्चर वो इसमें मिलेगा। आरएनए, इसमें आरएनए बस राइबोसोमल आरएनए जो राइबोसोम पे चिपका रहेगा, मतलब राइबोसोम इस आरएनए पे चिपके रहते हैं सब। ठीक, तो आरएनए कैसा होता है, एक रज्जु की धागे जैसा होता है, एक रज्जु की मतलब रज्जु मतलब क्या होता है, धागा, एक धागे जैसा होता है। देखिए इस पे राइबोसोम चिपके रहते हैं सब, कई चीज पे राइबोसोम चिपके रहते हैं। हमें मेहनत करिएगा, अभी बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके रहते हैं, कहाँ आरएनए पे लाके चिपका दिए, आरएनए पे भी चिपके रहते हैं, कोशिका झिल्ली पे भी चिपके रहते हैं। तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि बस राइबोसोम यहाँ पे चिपका रहता है। ठीक, तो राइबोसोम जो होता है आरएनए पे चिपका रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोमल आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए बस प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इसमें तीनों पाया जाता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। ठीक, तीनों टाइप का आरएनए पाया जाता है। केंद्रक आवरण, केंद्रक आवरण सबसे मेन है, इसमें केंद्रक आवरण नहीं होता, बस डीएनए का एक गोलाकार स्ट्रक्चर होता है। मतलब डीएनए जो है ना, देखिए डीएनए ऐसे होता है, ऐसे ही धागा जैसे तो है एगो, तो इसको मोड़ के एगो
चूड़ी बना दिया है। चूड़ी मतलब वल है, मतलब गोला है, वो बना दिया है, बस हो गया, डीएनए हो गया। यही इसी को बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक, तो ये इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता है, मतलब सत्य केंद्रक नहीं पाया जाता है। कहाँ से कि इसके ऊपर झिल्ली नहीं पाया जा रहा है। इससे एक्स टाइप के स्ट्रक्चर के ऊपर इसमें क्या पाया जा रहा था, झिल्ली। एक्स टाइप का स्ट्रक्चर एक चूअल में क्या था, ये एक चूअल में था डीएनए। कैसे कि इसको खींच रहे थे तो क्या मिल रहा था, डीएनए। तो डीएनए के ऊपर झिल्ली मिल रहा था, इसमें डीएनए के ऊपर झिल्ली नहीं मिल रहा है। अब इसमें देखिए क्रोमोसोम था, इसमें बस डीएनए है। इसमें क्या था, क्रोमोसोम एक्स टाइप का लपेटा हुआ था। इसमें लपेटा हुआ नहीं रहता है, मतलब लपेटा हुआ ही रहता है लेकिन गोल आकार में लपेटा हुआ रहता है। इसमें लपेटने का एक प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। जैसे कुछ धागा वगैरह लपेटते हैं तो बीचों में एगो लकड़ी डाल के लपेट देते हैं। पतंग उड़ाते थे ना हम लोग, तो पहले लकड़ी डाल के इसे लपेट देते थे। वैसे ही यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन एक होता है, उसी पे डीएनए को लपेट देते हैं। उसी पे डीएनए को, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसी पे डीएनए को लपेट देते हैं, तो उसी से क्या बनता है, क्रोमोसोम। लेकिन यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, तो यहाँ पे वैसे नहीं बनता है, वैसे गोलाकार स्ट्रक्चर उसका बन जाता है। ठीक, मतलब सीढ़ीदार तो होता है लेकिन उसको घुमा के गोल बना दिया रहता है। यहाँ पे कैसे बन रहा था, एक्स टाइप, लेकिन यहाँ पे गोल बन जाता है। ठीक, तो ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में समझ में आया। इसमें और कोई अंग नहीं पाया जाता। ये सब कोशिकांग जो है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी का, लायन का, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब कुछ इसमें नहीं पाया जाता है, इसीलिए इसको प्राचीन कोशिका भी बोलते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक में सबसे मेन अंतर क्या है, कोशिका झिल्ली तो पाया जा रहा है दोनों में, कोशिका द्रव्य भी दोनों में पाया जा रहा है। राइबोसोम जो है इसमें 70 प्रकार का पाया जा रहा है और इसमें 80 प्रकार का। ज़्यादातर यूकैरियोट में 80 प्रकार का पाया जाता है, 70 माइटोकॉन्ड्रिया और किस में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। समझ में आया। अब देखिए ये जो क्लोरोप्लास्ट में 70 प्रकार का होता है, इसमें प्रोकैरियोटिक में बस 70 प्रकार का होता है, इसमें दोनों प्रकार का होता है। ये अंतर हो गया। डीएनए दोनों में होता है, लेकिन डीएनए के ऊपर जो कवरिंग है ना, प्रोकैरियोट में नहीं होता है। कवरिंग मतलब झिल्लियाँ जो है प्रोकैरियोट में नहीं होता है। आरएनए में 3 प्रकार के आरएनए होते हैं, जिसमें तीनों प्रकार के आरएनए यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक आवरण इसमें प्रोकैरियोट में नहीं पाया जाता है, यूकैरियोट में पाया जाता है। अब यूकैरियोट कोशिका कौन से हैं, हम जिस कोशिका से बने हुए हैं वो यूकैरियोट कोशिका है। गाय भैंस सब जितने बने हुए हैं यूकैरियोट है, बैक्टीरिया को छोड़कर, बैक्टीरिया जीवाणु वगैरह को छोड़कर सब यूकैरियोट कोशिका है। अब 2 ठे फैक्ट जान लीजिए। क्या क्या, देखिए सबसे पहला फैक्ट क्या, सबसे बड़ी कोशिका अगर कोई पूछ दे तो कौन होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। आप कहते होंगे हम कोशिका नहीं देखें, किसी भी चीज का अंडा क्या होता है, कोशिका होता है। वैसे शुतुरमुर्ग का अंडा जो होता है लगभग 2 केजी का होता है, ये सबसे बड़ा कोशिका है। ऑस्ट्रिच एग जो होता है सबसे बड़ी कोशिका है। एक होता है माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, माइकोप्लाज्मा, ये बहुत छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, और सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। अब देखिए पूरे, ये तो पूरा संसार में हो गया। अब मनुष्य में देखिए, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है, ओवम यानी अंडाणु, स्त्री के शरीर का अंडाणु जो होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका मनुष्य में कौन सी होती है, स्पर्म होती है, यानी कि शुक्राणु। मनुष्य में स्पर्म जो होता है शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका होती है। अब पूछेगा मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका, तो बबुआ एगो पैर से दिमाग तक आई रहती है कई गो कोशिकाएं, वो क्या होता है, वो सबसे लंबी कोशिकाएं होती हैं। उसका नाम क्या होता है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल। क्या होता है, न्यूरॉन सेल, तंत्रिका कोशिका। ऐसे इस टाइप का होता है, और इधर से डंटी निकल कर ऐसे एक जन वगैरह निकला रहता है उसमें, वो हम पढ़ा दिए हैं। ठीक, तो ये सबसे लंबी कोशिका होती है मनुष्य के शरीर में। अब समझ में आ गया आपको कि ये कितने कोशिका क्या क्या होते हैं, इसके कितने प्रकार होते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।